फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम मंथन पे। यह वीडियो 15 घटना चक्र का, जिसमें हम लोग हिस्ट्री के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक गवर्नर जनरल और वायसराय से जुड़े हुए प्रश्न को देखेंगे। इसमें सारे प्रश्न आपको बीपीएससी के एग्जाम में, विभिन्न एग्जाम में पूछे गए देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न कहता है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन देखिए, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड डफरिन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या है? तो 1834 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक को। कब? 1834 ईस्वी में। ऑप्शन इसमें लॉर्ड विलियम बेंटिक नहीं दिया हुआ, इसलिए हम ऑप्शन ई की तरफ जाएंगे। चलिए एक्सप्लेनेशन को अच्छे से देख लेते हैं। वारेन हेस्टिंग्स को 1784 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। ठीक, उसके बाद से 1834 में लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का प्रथम गवर्नर नियुक्त किया गया था, जो इस पद पर 1758 से 60 और 1765 से 67 ईस्वी के अवधि में रहा। तो ये हो गया इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन। कुछ कंफ्यूज करने वाले पॉइंट्स हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले आता है बंगाल के गवर्नर। बंगाल के, एक मिनट, बंगाल के गवर्नर, बंगाल के गवर्नर, ठीक है। तो बंगाल के गवर्नर कौन हो गए? सबसे पहले तो बंगाल की बात करें, रॉबर्ट क्लाइव हो जाता है, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक, दूसरा में आता है कंपनी। कंपनी के अधीन गवर्नर, गवर्नर या गवर्नर जनरल बात करें कंपनी के अधीन, तो ये वारेन हेस्टिंग्स हो जाता है, वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। ठीक, फिर बात करें भारत का, ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल, ठीक है। तो भारत का गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, ठीक है, विलियम बेंटिक था। और चौथा नंबर में भारत का वायसराय, वायसराय, भारत का वायसराय कौन बना? कैनिंग बनता है, कैनिंग बनता है, जो कि आगे प्रश्न में आपको मिल जाएगा। तो 3-4 पॉइंट जो है, बंगाल के गवर्नर, कंपनी के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा, भारत का गवर्नर विलियम बेंटिक और भारत के वायसराय कैनिंग। इन चारों पॉइंट्स को आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन सी, लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव यानी कि रॉबर्ट क्लाइव इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन में देखिए, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। 23 जून 1757 को हुई प्लासी की लड़ाई में विजेता अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करता लॉर्ड क्लाइव था। इस युद्ध के उपरांत बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी। चलिए, प्लासी का युद्ध जो हुआ था 1757 में, डेट भी पूछा जाता है एग्जाम में कभी कभी, डेट भी आप ध्यान रखेंगे। 23 जून को हुई थी प्लासी का युद्ध, और उसमें अंग्रेज जीता था और सिराजुद्दौला की हार हुई थी। इसके बाद से बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इनमें से किसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है? यही सेम प्रश्न आ गया, लॉर्ड क्लाइव। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, द्वैत शासन के जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन डी इसका सर लियोनिस कार्टिस इसका सही उत्तर हो जाएगा। द्वैत शासन के जनक इसे माना जाता है, लेकिन अगर बात करें द्वैत शासन की व्यवस्था को लागू किसने किया, तो रॉबर्ट क्लाइव का नाम आ जाता है। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन, सर लियोनिल कार्टिस ने द्वैत शासन के जनक के रूप में माना जाता है। इसके तहत भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत प्रांतीय विषयों को आरक्षित एवं हस्तांतरित में विभाजित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया? समाप्त करने की बात किया जा रहा है, वारेन हेस्टिंग्स समाप्त करता है। लागू किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव। और यह द्वैत शासन प्रणाली के जनक किसे कहा जाता है? तो अभी हम लोग लियोनिल कार्टिस का नाम सुना था। 1771 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया। इस निर्णय को 1772 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग ने लागू किया था। कलकत्ता परिषद तथा उसके प्रधान को आज्ञा दी गई कि वह स्वयं दीवान बने और बंगाल बिहार तथा उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथों में ले ले। वारेन हेस्टिंग्स ने 2 उप दीवान मोहम्मद रजा खां और राजा सिताब राय को पदच्युत कर दिया। द्वैत शासन की शुरुआत बंगाल में 1765 ईस्वी में मानी जाती है। द्वैत शासन के अंतर्गत
कंपनी दीवानी अधिकार को अपने पास रखती थी और नियामत के कार्यों को निष्पादन नवाब के हाथों में करती थी, लेकिन वास्तविक शक्ति कंपनी के हाथों में थी। क्लाइव समझता था कि समस्त शक्ति कंपनी के पास है तथा नवाब के पास सत्ता का केवल छाया ही है। उसने प्रवर समिति को लिखा था, यह नाम यह छाया आवश्यक है तथा हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। तो ये बात हो गई द्वैध शासन की। द्वैध शासन यहाँ पे देखिए आप लिखा हुआ है, द्वैध शासन को क्लाइव जो है ना वहीं इसको लागू किया था बंगाल में, ठीक। अच्छा, द्वैध शासन में होता क्या था कि कुछ काम जो था ना वो कंपनी को मेन जो काम था ना वो कंपनी करती थी, जैसे टैक्स वसूलने का काम, विदेशी टैक्स वसूलने का काम, विदेश मामला, ठीक, और सैनिक संरक्षण ये सब है ना जो है ये कंपनी के हाथों में थी, ठीक है। और शासन चलाने की जिम्मेदारी यानी कि जो भी सुविधाएं वाले काम हो जाते हैं, जैसे सड़क निर्माण या फिर और सब जो काम हो जाता है लॉ एंड ऑर्डर वाला, तो वो बंगाल के नवाबों के हाथ में थे। तो होता क्या था कि टैक्स ज़्यादा वसूल लिया लेकिन सुविधा देने का बोल लिया कि तुम सुविधा दे नहीं रहा, तो जनता में विद्रोह की भावना वैसे ही आ जाती थी। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? कैप्टन स्लेमैन के नेतृत्व में ठगों का उन्मूलन हुआ था। देखिए प्रश्न बीपीएससी में लगातार 2 सालों में पूछा गया है। चलिए देखते हैं। ब्रिटिश सरकार का मानना था कि ठगों में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के अनुयायी सम्मिलित थे, परंतु वास्तव में ये लोग काली, दुर्गा अथवा भवानी की पूजा करते थे तथा प्राय अपने शिकार को देवी को बलि चढ़ाने के लिए मारते थे। ठगों का यह विश्वास था कि उनका यह धंधा विधि का विधान है तथा उनके शरीर की मृत्यु उनके भाग्य में उसी प्रकार लिखी होती थी। सती प्रथा के प्रश्न पर तो कुछ मतभेद था, किंतु ठगी के विषय में समस्त जनता ने सरकार का समर्थन किया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कैप्टन विलियम हेनरी स्लेमैन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया। उसने लगभग 1826 से 1835 के मध्य जब लगभग 1562 ठगों को बंदी बना लिया। 1562 नहीं होना चाहिए यहाँ पे, चलिए 1862 होना चाहिए, ठीक है। ठगों को बंदी बना लिया। अनेक ठगों को फांसी दी गई, शेष को आजीवन निर्वासित कर दिया गया। 1837 ईस्वी के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया। यह 1862 भी नहीं होना चाहिए एक्चुअली, यहाँ पे जो है ना 1835 के आसपास की घटना है। देखिए 1837 दिया हुआ है, 1835 के आसपास की घटना है, तो इसमें तो 1862 दिया हुआ है, तो ये गलत है। 7वां नंबर प्रश्न देखिए, भारत में ठगी का उन्मूलन का श्रेय किसे प्राप्त है? यही स्लेमैन को मिलता है। ऊपर में एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई? ऑप्शन ए इसका लॉर्ड डलहौजी के समय बिछाई गई थी। डलहौजी का जो है कार्य, उससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसे आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। डलहौजी के टाइम में 1853 में प्रथम रेलवे लाइन मुंबई से थाने के बीच डलहौजी के समय बिछाई गई थी। पूर्वी भारत की पहली यात्री ट्रेन 15 अगस्त 1854 को हावड़ा से हुगली के मध्य चलाई गई थी, ठीक। तो ये पूर्वी भारत की बात किया जा रहा है और ये मुंबई और ठाणे का है, पश्चिमी भारत का हिस्सा है। चलो, तो डलहौजी के बारे में जो कुछ इंपॉर्टेंट काम है, जैसे कि डलहौजी हड़प नीति, ठीक है, हड़प नीति, रेलवे बिछाया गया, रेल, तार भी आया था, डाक भी आया था और स्टाम्प भी आया था। हड़प्पे, रेल, तार, डाक, स्टाम्प। बीबी, विश्वविद्यालय आयोग का भी गठन किया गया था। बीबी को दिया वुड डिस्पैच, ठीक है, वुड डिस्पैच इनाम कमीशन भी लागू किया था, इनाम कमीशन, ठीक। तो ये सब जो है गवर्नर जनरल डलहौजी का है। और डलहौजी का समय भी आप लोग ध्यान रखेंगे। डलहौजी के समय अगर आप लोग को पता है 1848 से लेके 1856 तक, 1856 के बीच में डलहौजी का समय था। हड़प्पे, रेल, तार, डाक, स्टाम्प, बीबी को दिया वुड डिस्पैच इनाम, ये सभी डलहौजी के समय की घटना है। चलिए 9वां नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए? चलिए, पहला है सती प्रथा का उन्मूलन, सही है, विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को उन्मूलन का काम किया था।
दूसरा दास प्रथा का उन्मूलन, ये भी सही है। तीसरा जो दिया हुआ है, ठगों धर्म परिवर्तन के कारण से अयोग्यता पर प्रावधान को हटाना, ये काम नहीं किया गया था। ठगों के संगठित गिरोह का दमन, ये भी किया गया था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 2 और 4। एक्सप्लेनेशन को देखिए। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1828 ईस्वी में बंगाल प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल बना। 1829 में उसने सती प्रथा को अपराध घोषित कर उसका उन्मूलन किया। बेंटिंक के काल में ही चार्टर एक्ट 1833 पारित किया गया, ठीक है। और इसी के बाद से यह क्या हो गया, भारत का, पहले क्या था, कंपनी का गवर्नर जनरल, अब भारत का गवर्नर जनरल हो गया, यही 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। इसमें दास प्रथा का उन्मूलन का प्रावधान किया गया था। बेंटिंक ने ठगों के गिरोह के विरुद्ध भी अभियान चलाकर उसका दमन करने का प्रयास किया। बेंटिंक ने शिक्षा और प्रेस की स्वतंत्रता पर भी काम किया। उसी समय कौन आया था, मेंटकॉफ भी आया था। तो देखिए 1835 ईस्वी में इंग्लैंड वापस चला गया। धन परिवर्तन के कारण से अयोग्यता के प्रावधान को 1850 ईस्वी में हटाया गया। अतः कथन 1, 2 और 4 सही है। इस कारण विकल्प सी सही उत्तर होगा, ठीक है। नोट में देखिए क्या लिखा हुआ, 1833 का चार्टर एक्ट दास प्रथा के उन्मूलन की दिशा में एक आरंभिक और नीतिगत कदम था, लेकिन इस एक्ट के पारित होने के तुरंत बाद दास प्रथा खत्म नहीं हुई। लागू तो हो गया था, तत्काल रूप से दास प्रथा खत्म नहीं हुई, बल्कि इस एक्ट ने दास प्रथा के उन्मूलन के लिए एक व्यवहारिक मंच प्रदान किया। दास प्रथा का वास्तविक और औपचारिक उन्मूलन 1833 में इंडियन स्लेवरी एक्ट के माध्यम से हुआ। इस एक्ट में दासों के खरीद फरोख्त और गुलाम रखने को सीधे तौर पर गैरकानूनी घोषित किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1843 में इंडियन स्लेवरी एक्ट के माध्यम से भारत में दास प्रथा का उन्मूलन किया गया, पूर्ण रूप से उन्मूलन किया गया, गैरकानूनी घोषित कर दिया गया था। हालांकि इसकी शुरुआत कब होती है, तो विलियम बेंटिक के टाइम में ही 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था उसमें इसकी शुरुआत कर दी गई होती है। 10 नंबर प्रश्न देखिए, सती प्रथा को गैरकानूनी किसने घोषित किया? विलियम बेंटिक। अभी हम लोगों ने देखे कब किया था, तो 1829 ईस्वी में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया था। 1857 में भारत के गवर्नर जनरल कौन था? 1857 की क्रांति जो होती है तो उस समय की बात किया जा रहा है। ऑप्शन सी कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, जिसका कार्यकाल 1856 से 58 था, ठीक है। कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था। ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त पहला वायसराय था। देखिए यहाँ पे जो 1856 से 58 दिया हुआ है ना, तो ये क्या था, यह कंपनी का अधीन गवर्नर जनरल था, सॉरी भारत का गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल था, ठीक है, जनरल था। लेकिन ये जो दूसरा दिया हुआ है यह वायसराय हो गया था, ठीक है। वायसराय कब, 58 से लेके 62 में, क्योंकि 1857 क्रांति के बाद से 1857 में एक एक्ट पारित होता है और इस एक्ट में कहा जाता है कि अब कंपनी का जो शासन धीरे धीरे खत्म होगा और भारत का जो कंपनी गवर्नर बना के भेजी है उसकी जवाबदेही अब कंपनी के अधीन न रह के राज के अधीन रहेगा, यानी ब्रिटिश साम्राज्य जो है राजा है उसके अधीन रहेगा, तो इसीलिए उसको वायसराय नाम दिया गया था। 12 नंबर प्रश्न देखिए, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? लॉर्ड लीटन अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति अपनाई थी, ठीक। यह प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाता है। 1876 में लॉर्ड लीटन ने वायसराय बन के आने पर अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति में परिवर्तन आया। कुशल आक्रमणीयता की नीति के स्थान पर अग्रगामी नीति का अनुसरण होने लगा, ठीक। चलिए आगे 13 नंबर प्रश्न देखिए, लॉर्ड लीटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? स्ट्रेची कमीशन जो कि अकाल से संबंधित था, यह लॉर्ड लीटन के समय ही आया था, ठीक। शस्त्र अधिनियम, यह भी लॉर्ड लीटन के समय आया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये भी लॉर्ड लीटन के टाइम में ही आया था, ठीक। नेक्स्ट है इल्बर्ट बिल, यह लीटन के टाइम में नहीं आया था बल्कि रिपन के टाइम में आया था, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए लॉर्ड लीटन इल्बर्ट बिल विवाद से संबंधित नहीं थे। इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में पेश किया गया था। इस बिल में वरिष्ठ भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय अपराधियों पर मुकदमा चलाने की अनुमति देने की मांग की गई थी। होता क्या था कि अंग्रेज अपने आप को सुपीरियर समझते थे, किसी भी मामले में वो भारतीयों के नीचा ही रखना चाहते थे। इसी संदर्भ में जब भारत के कोई व्यक्ति जज बन जाता था और यूरोप का कोई व्यक्ति अपराधी के तौर पर उसको सज़ा सुनाने के लिए भारतीय न्यायाधीशों को जब मिलता था मौका, तो भारतीय न्यायाधीश से वो लोग फैसला नहीं सुनते थे,
इसी को लेकर एल्बर्टविल विवाद शुरू हुआ था। ठीक है, लीटन की बात करें तो इनका कार्यकाल भी ध्यान रखेंगे, कब से कब तक है, तो 1876 से लेके 1880, यह 4 सालों का कार्यकाल है और बहुत इंपॉर्टेंट है लीटन, क्योंकि लीटन जो है बहुत निगेटिव काम करके गया है यह स्ट्रैची कमीशन जो है। और इसी के समय में 1877 में दिल्ली में दरबार का भी आयोजन किया गया था, तो इस बात को नहीं भूलना है, दिल्ली दरबार 1877 में। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किस वायसराय ने भारत में औपनिवेशिक आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण किया? लॉर्ड मेयो इसका सही उत्तर हो जाएगा। औपनिवेशिक आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण लॉर्ड मेयो का नाम आता है। लॉर्ड मेयो का शासनकाल 1869 से 72 ईस्वी अपने शैक्षणिक, आर्थिक एवं प्रशासनिक सुधारों के लिए जाना जाता है। मेयो द्वारा 14 दिसंबर 1870 को एक संकल्प जारी किया गया। इस रिजोल्यूशन में सर्वप्रथम औपनिवेशिक आर्थिक संरचना के विकेंद्रीकरण की बात कही गई और केंद्रीय एवं प्रांतीय वित्त के विभाजन की दिशा में पहला कदम उठाया गया। साथ ही प्रांतीय सरकारों को कुछ स्वायत्तता देते हुए उन्हें जेल, शिक्षा और चिकित्सा आदि सेवाओं के लिए केंद्रीय राजस्व से कुछ राशि दी गई तथा उनके इच्छा अनुसार प्रशासन चलाने के लिए कहा गया था। विकल्प ए सही है, विकल्प ए सही है, लॉर्ड मेयो थे। अच्छा, मेयो के बारे में एक और बात आप ध्यान रखेंगे जो कि आपको किसी बुक में मिल ही जाएगा, क्या है, तो मेयो राजशाही जो था ना, मतलब ब्रिटिश राजतंत्र परिवार से संबंधित थे। ठीक है, तो एक ऐसा वायसराय भी था या गवर्नर जनरल भी था जो कि ब्रिटिश क्राउन से संबंधित थे, लॉर्ड मेयो। 15 नंबर प्रश्न देखिए, किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण कर लिया? ठीक है, ऑप्शन सी इसका नेपियर हो जाएगा, चार्ल्स नेपियर। ठीक है, वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबेरो के काल में 1842 से 44 ईस्वी के दौरान 1843 ईस्वी में चार्ल्स नेपियर द्वारा सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। पी.ई. राइटर्स के अनुसार सिंध की विजय अफगान युद्ध 3 साल तक चला था, 1839 से 42 ईस्वी के बाद हुई और नैतिक एवं राजनीतिक रूप से उसकी का परिणाम था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, तो चार्ल्स नेपियर द्वारा सिंध का विजय पूर्ण कर लिया जाता है और उसको अधिकरण कर लिया जाता है। कब किया जाता है, तो 1839 से 42 के बीच में, तो 43 इसका सही उत्तर हो जाएगा। और 43 में किसका शासनकाल था, तो लॉर्ड एलनबरो के टाइम में अभी हम लोगों ने क्या था, दास प्रथा का उन्मूलन हुआ। तो आप ऐसे जोड़ सकते हैं, इधर सिंध की जीत होती है और दास प्रथा, सिंध की जीत और दास प्रथा उन्मूलन एक ही गवर्नर जनरल के काल में हुआ था या एक ही वर्ष में हुआ था, 1843 में, और वो बरो मतलब बरी कर दिया, दास प्रथा से बरी कर दिया। तो इस प्रकार से आप चीज़ों को कनेक्ट करके याद रख सकते हैं मेमोरी में। 16 नंबर प्रश्न देखिए, मिलान करना है। कोट 1 में व्यक्ति दिया हुआ है और कोट 2 में विषय दिया हुआ है। पहले दिया हुआ मैकडोनल्ड इसका कम्युनल अवार्ड से संबंधित थे। गांधी जी के टाइम में मैकडोनल्ड कम्युनल अवार्ड दिए थे। ठीक है, दूसरा हो जाएगा लिथगो, अगस्त प्रस्ताव इनके टाइम में आया था, बी का 3 हो जाएगा। वहीं डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प की नीति, डलहौजी उसके लिए प्रसिद्ध था। चैम्सफोर्ड द्वैध प्रशासन, 1919 में चैम्सफोर्ड सुधार आता है तो भारत में द्वैध शासन लागू की जाती है, राज्यों में लागू की जाती है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। मिलान करने के बाद हमारा उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। मिलान इस प्रकार से किया हुआ, मैकडोनल्ड कम्युनल अवार्ड से संबंधित है, लिथगो अगस्त प्रस्ताव, डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और चैम्सफोर्ड द्वैध शासन से संबंधित है। हमारा उत्तर मिल चुका है। आगे 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से किस राज्य को लॉर्ड डलहौजी के हड़प नीति के तहत शामिल नहीं किया गया था? ठीक, ऑप्शन देखते हैं, नागपुर, जयपुर, संबलपुर और सतारा। जयपुर इसमें शामिल नहीं था। कौन कौन था? सतारा, संबलपुर, नागपुर, ये सभी हड़प नीति के अंतर्गत शामिल था। ठीक है, डलहौजी 1848 से 56 ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर फरवरी 1856 को अवध का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया। ठीक है, कुशासन के आधार पर कौन किया था? तो अवध का विलय किया गया था। यह प्रश्न पूछा जा सकता है, हड़प नीति के तहत कौन से राज्य को कुशासन के आधार पर अंग्रेजी सत्ता में विलय किया गया था? तो अवध का था। ठीक, अवध के अतिरिक्त डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए प्रदेश सतारा, जोधपुर, संबलपुर
ठीक है। 1849 ईस्वी में जोधपुर और संबलपुर, 1849 ईस्वी में बाघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1854, नागपुर 1854 थे। जयपुर इसमें शामिल नहीं था। डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत सतारा का अधिग्रहण की प्रक्रिया 1848 में प्रारंभ हुई, जबकि मई 1849 में सतारा का अधिग्रहण की प्रक्रिया संपन्न हुई। तो ये इन्फॉर्मेशन इस प्रश्न से जुड़ा हुआ है, आप इसे जरूर ध्यान रखेंगे। हाँ, सीक्वेंस पूछ देता है कभी कभी, सतारा सतारा सतारा, जोधपुर जैतपुर जैतपुर या संभलपुर संभलपुर, ठीक है। सतारा, जैतपुर, संभलपुर, ठीक। बघाट 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 याद रखेंगे 1850 में इसको मिलाया गया था। उदयपुर और झांसी भी इसमें शामिल है। झांसी, वहीं झांसी की रानी जो कि अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध लोहा लेती रही, और इसको इसीलिए क्या होता है ना, 1854 ईस्वी तक यह एक मतलब अंग्रेजी प्रभाव से बचा रहा, अंग्रेजी सत्ता से बचा रहा, क्योंकि वहाँ पे झांसी की रानी थी। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है सुरक्षा प्रकोष्ठ। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति, रिंग फेंस पॉलिसी से वारेन हेस्टिंग्स तथा वेलेस्ली संबंधित थे। वारेन हेस्टिंग्स ने मैसूर एवं मराठों के साथ युद्ध अन्य भारतीय रियासतों के साथ बराबरी की पदवी प्राप्त करने की भावना से किया। इस समय कंपनी ने अपने राज्यों के चारों और मध्य राज्य यानी बफर स्टेट बनाने का प्रयत्न किया। क्या हुआ ना कि कंपनी जो थी ना, जहाँ पे कंपनी थी ना, तो उसके जिससे उसको खतरा होता था उसके बीच में एक बफर स्टेट बना दो। जैसे कि बफर स्टेट किसे कहते हैं आप समझिएगा थोड़ा सा। यहाँ पे भारत है, भारत एक बड़ा पावर है, ठीक है। और यहाँ पे चीन है, चीन भी बड़ा पावर है, ठीक है। तो दोनों देशों के बीच में एक बफर कंट्री कौन सा है जो कि दोनों को अलग करता है राजनीतिक रूप से और भौगोलिक रूप से? तो नेपाल है। तो नेपाल को बफर स्टेट हो गया। ऐसे ही चीन और रूस जो दो पावर है, दोनों के बीच में एक बफर जोन है। कौन सा देश है बफर जोन? तो वो है रूस और चीन के बीच में मंगोलिया। मैप में देखिएगा तो दोनों के बीच में बफर स्टेट के काम करता है, ठीक। उसी प्रकार से अंग्रेजी कंपनी अपने राज्यों के चारों ओर मध्य राज्य यानी बफर स्टेट बनाने का प्रयत्न किया। उनका उद्देश्य केवल अपने राज्य की रक्षा करना था, अथवा हम यह भी कह सकते हैं कि अपने पड़ोसी राज्यों की सीमाओं की रक्षा करो ताकि उनकी सीमाएं सुरक्षित रहे। अब मान लीजिए कि पड़ोसी जो है उससे घिर गया है, तो पड़ोसी खुद ही पहले रक्षा करेगा ना। पड़ोसी अपने आप को रक्षा करेगा, पड़ोसी जब अपने आप को रक्षा करेगा तो वो भी बच जाएगा। इस समय भय मुख्यतः अफगानों और मराठों से था, इसलिए कंपनी ने अवध की रक्षा व्यवस्था को कार्य इस शर्त पर संभाला कि अवध के नवाब उस व्यय का बोझ उठाए, और इस प्रकार से अवध की रक्षा ही बंगाल की रक्षा थी। वेलेस्ली के आने से कंपनी के भारतीय रियासतों के साथ संबंधों में परिवर्तन आया। वेलेस्ली का उद्देश्य भारतीय रियासतों को अपनी रक्षार्थ कंपनी पर निर्भर करने के लिए बात करना था। उसने भारतीय रियासतों को अंग्रेजी राजनीतिक शक्ति और सैन्य रक्षा के घेरे में लाने का प्रयत्न किया। काफ़ी लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन है, बस यही देखेंगे सुरक्षा प्रकोष्ठ क्या होता था। तो अपने चारों ओर एक ऐसा बफर जोन बना देना जिससे उसकी सीमा सुरक्षा खुद हो जाए, और इसको लागू किसने किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने इसको ट्रायल बेसिस पे कंपनी के चारों ओर लागू किया था। 19 नंबर प्रश्न देखिए, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था बाजीराव पेशवा द्वितीय। यह प्रश्न जो है डायरेक्ट आप याद कर जाइए, कोई भी ट्रिक बनाइए। बाजीराव द्वितीय जो था सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था, ठीक है। तो पहला सरदार था, लेकिन यह कौन है? बाजीराव द्वितीय। कहा जाता है ना द्वितीय का मतलब क्या हो गया कि द्वितीय मतलब कि डुप्लीकेट है। तो डुप्लीकेट आदमी ही ना संधि या फिर जो क्या कहते हैं ना अधीनता स्वीकार कर लिया, सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। तो द्वितीय मतलब कि बाजीराव द्वितीय जो था ना वो डुप्लीकेट था। इस टाइप से आप याद सकते हैं। दौलत राव सिंधिया और जसवंत होलकर दोनों पूना में अपने को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहते थे। बाजीराव द्वितीय सिंधिया का साथ दे रहा था। उसने 1801 ईस्वी में जसवंत के भाई की हत्या कर दी। परिणाम स्वरूप जसवंत होलकर की सेना ने पूना पर आक्रमण कर दिया। पेशवा व सिंधिया की संयुक्त सेना को परास्त कर दिया। बाजीराव द्वितीय ने भागकर बसिन में शरण ली। 31 अक्टूबर 1802 को अंग्रेजों से बसिन की संधि की। संधि के अनुसार पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की
संरक्षकता स्वीकार कर ली। इस संधि को मराठों द्वारा अंग्रेजों के साथ की गई प्रथम सहायक संधि की संज्ञा दी गई। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है, सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा बाजीराव द्वितीय, पेशवा बाजीराव द्वितीय था, और इसके बारे में हम लोगों ने देख लिया। अंग्रेजों और मराठों के बीच में संधियाँ होती है, उसे ध्यान रखेंगे। हर मराठा युद्ध के बाद से कोई ना कोई संधि होती है जो कि एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं उसे रिवीजन करना तो जल्दी जल्दी मैं बोल देता हूँ। पहला जो मराठा युद्ध का पहला है, यहाँ पे पहला कर देते हैं, यह माधवराव प्रथम सलबाई की संधि हुई थी। क्यों संधि बता देते हैं, सलबाई की संधि। सलबाई की संधि कब होती है, 1782 में होती है। द्वितीय जो हुआ था, सेकेंड युद्ध हुआ था आंग्ल मराठा युद्ध, उसमें बाजीराव द्वितीय ने वेलेजली के साथ किया था। इसमें 3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 जो संधियाँ होती है, सबसे पहले देवगांव की संधि, फिर सुरजी अर्जन की संधि, फिर राजपुर घाट की संधि होती है। और यह 1803 में और यह 1804 में होती है। देवगांव की संधि, सुरजी अर्जन की संधि और राजपुर घाट की संधि, यह 1803 और 4 के बीच में होती है। तीसरा जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, उसमें लॉर्ड हेस्टिंग और बाजीराव द्वितीय जो था, सहायक संधि स्वीकार कर लेता है। पूना की संधि होती है, ठीक है। और पूना की संधि यहाँ पे देखिए, संधि के अनुसार पूना अंग्रेजों बासिन की संधि या पूना की संधि होती है। कब होती है, तो 1817 में पूना की संधि हो जाती है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये। और तीनों युद्ध के बारे में देखेंगे, सलबाई, उसके बाद से देवगांव, सुरजी अर्जन, राजपुर घाट, ये द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय होता है। तृतीय में पूना की संधि या बासिन की संधि होती है। चलिए 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। डायरेक्ट सही उत्तर देखते हैं। यहाँ पे ऑप्शन चारों दिया हुआ, यानी कि चारों के चारों सही है। केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था, बिल्कुल सही। केंद्रीय और प्रांतीय वित्त, राज्य और केंद्र के बीच में जो उसमें जो भी राज्य था, जो भी प्रांत था, राज्य तो नहीं कहा जा सकता, प्रांत कहा जा सकता है, दोनों के बीच में जो वित्त को विभाजित करने वाला पहला कदम 1870, लॉर्ड मेयो उसी समय एक रेजोल्यूशन लाया था। प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशस्ति करने का अधिकार दिया गया। इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया। इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया। यानी कि यहाँ पे चारों के चारों सही है। और यह 69 बीपीएससी प्रश्न 2023 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लॉर्ड मेयो के टाइम में 1870 का रिजोल्यूशन था। एक्सप्लेनेशन दिया हुआ, एक्सप्लेनेशन को आप पढ़ सकते हैं। मेयो का शासनकाल 69 से लेकर 72 के बीच में है, और 14 दिसंबर 1870 को संकल्प जारी किया था, जिसे मेयो रेजुलेशन के नाम से जाना जाता है। प्रांतीय सरकारों का चार्टर भी कहा जाता है। तो इसमें क्या हुआ कि कुछ स्वायत्तता देते हुए जेल, शिक्षा और चिकित्सा आदि सेवाओं के लिए केंद्रीय राजस्व की कुछ राशि दे दी गई। साथ ही उन्हें इच्छानुसार प्रशासन करने के लिए कहा गया। इस प्रकार से मेयो ने प्रांतीय स्वायत्तता को बढ़ावा देकर प्रांत की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया। 1871 में मेयो ने वित्तीय विकेंद्रीकरण पर ध्यान दिया। ब्रिटिश साम्राज्य उन वित्तीय समस्याओं को संतुलित करने का प्रयास किया जो लगातार घाटे की स्थिति में थी, ठीक। चलिए 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें और कितने प्रश्न हैं, चलिए ज़्यादा प्रश्न नहीं है, 5 मिनट में और ख़त्म हो जाएगा। निम्न में से किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्वालियर। सिंध को मिला लिया था, अवध को मिला लिया था और सतारा को मिला ही लिया था, ठीक है। प्रश्नगत विकल्पों में ग्वालियर रियासत को अंग्रेज द्वारा अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया गया। सिंध का विलय लॉर्ड एलनबरो 1842 से 44 ईस्वी के शासनकाल में किया गया था। वहीं 18 सिंध विजय होता है, अफगानिस्तान भारत में मिल जाता है। और एक और क्या हुआ था, तो आप लोगों ने पढ़ा था, उसमें मैंने बताया था 1843 में एलनबरो ने दास प्रथा का भी उन्मूलन किया था, ठीक। लॉर्ड डलहौजी के काल में कुशासन का आरोप लगाकर अवध का विलय 1856 में, और यही होता है कि डलहौजी की जो मतलब बेगम रहती है हजरत महल, वो लखनऊ से विरोध करती है 1857 की क्रांति में। कह रही आगे की चीज़ है। सतारा का विलय 1800
1949 ईस्वी में किया गया। डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत सतारा का अधिग्रहण की प्रक्रिया 1848 में प्रारंभ हुई, जबकि 1 मई 1849 को सतारा का अधिग्रहण की प्रक्रिया संपन्न हुई। ठीक है, तो ग्वालियर जो था ऊपर में दिया गया जो भी विकल्प है ग्वालियर इसका सही उत्तर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न देखिए, दिल्ली में उस राजकोषीय प्रवेश के अवसर पर किस वायसराय पर बम फेंका गया? ऑप्शन सी लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो था 1911 में ब्रिटिश सरकार की राजधानी कोलकाता से बदलकर दिल्ली करने की घोषणा। इसके बाद से 23 दिसंबर 1912 को नई दिल्ली में वायसराय हार्डिंग द्वितीय का भव्य राजकीय प्रवेश जुलूस निकाला जा रहा था। इस राजकीय प्रवेश के अवसर पर दिल्ली के चांदनी चौक क्षेत्र में वायसराय की हाथी हौदे पर क्रांतिकारियों द्वारा बम फेंका गया। इस हमले में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय गंभीर रूप से घायल हो गए और महावत मारा गया। इस घटना की योजना क्रांतिकारी रास बिहारी बोस के नेतृत्व में बनाई गई थी। चलिए, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 23 नंबर प्रश्न देखिए, भारत के वायसराय के रूप में किसने कार्यकाल में महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी? कब दी गई थी? 1831 में दी गई थी। उस समय लॉर्ड इरविन था। तो कहा जाता है ना कि गांधी इरविन समझौता हुआ था, उसमें गांधी जी कहा अगर चाहते तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी रुकवा सकते थे। तो वहीं गांधी इरविन पैक्ट भी हुआ था, उसमें इसके बाद चर्चा नहीं की गई थी। हालांकि इतिहासकार इस पर काफ़ी मतभेद भी रखते हैं, उस पर हम लोग नहीं जाते हैं, हम लोग इस प्रश्न को करके आगे निकलते हैं। महान शहीद क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को वायसराय लॉर्ड इरविंग, इनका कार्यकाल लिया हुआ 3 अप्रैल 1926 से 28, क्या लिखा हुआ, अच्छा 3 अप्रैल 26 से लेकर 28 अप्रैल 1931 के कार्यकाल में 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। इसी दिन शहीद दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को। ठीक है, 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई थी। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की? लॉर्ड कर्जन इसका सही उत्तर हो जाएगा। कर्जन ने 1901 में इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की। इसका उद्देश्य देशीय नरेशों एवं राजकुमार एवं सामंतों के पुत्रों के सैनिक शिक्षा का प्रबंध करना था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किसने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस एवं दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया है? लॉर्ड माउंटबेटन कहते हैं कि भारत के जो है ना प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू वो काफ़ी साहसी और दूरदर्शिता मतलब उनकी प्रकृति के व्यक्ति हैं। लॉर्ड माउंटबेटन ने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के लिए उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया। ठीक, तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधि प्रदान करना आरंभ हुआ? इनमें से कोई नहीं, इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों की सहायता करने वाले देशी शासकों, जमींदारों आदि को विश्वास पात्र बनाए रखने के उपाधि, खिलहत, भूमि अनुदान, ऋण माफी आदि सुविधाएं प्रदान की जाने लगी। ठीक है, जो कि अंग्रेजों के साथ दिया था उनके साथ साथ ना स्पेशल ट्रीटमेंट होने लगा। ठीक, जिन हिंदुओं को दी जाने वाली प्रमुख उपाधि राय बहादुर एवं मुस्लिमों पारसियों को दी जाने वाली समकक्ष उपाधि खान बहादुर थी। राय बहादुर हिंदुओं को दी जाती थी जो कि अंग्रेजी सत्ता के पक्षधर थे, उन्होंने उसके साथ दिए थे। वहीं मुस्लिमों और पारसियों में खान बहादुर की उपाधि दी गई थी। 1859 से लेकर 1860 ईस्वी में इन उपाधियों को दिए जाने का साक्ष्य मिलता है। 27वां प्रश्न के प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया था? सी राजगोपालाचारी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सी राजगोपालाचारी वर्ष 48 से 50 तक स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। इस पद पर 26 जनवरी 1950 तक रहे। वर्ष 1952 से 54 तक मद्रास के मुख्यमंत्री रहे। कांग्रेस के विभिन्न मुद्दों पर मतभेद होने के कारण से उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। 1959 में अपने सहयोगियों के साथ मिलकर स्वतंत्र पार्टी का गठन किया। तो यही है इसका स्वतंत्र पार्टी सी राजगोपालाचारी, जो कि भारत के मतलब राजगोपालाचारी जो है ना क्या कहेंगे स्वतंत्रता सेनानी में से एक थे। इन्होंने आगे चल के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में भी काम किए थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। अभी हम लोगों ने इसका उत्तर को देखा, स्वतंत्र भारत के कब से कब तक रहते हैं, तो 1948 से लेके 50। तो भारत तो 47 में ही आज़ाद हो गया था। यह बनते कब है गवर्नर जनरल?
50 में बनते। 50 के बाद से क्या होता है, भारत में रिपब्लिक हो जाता है, यानी गणतंत्र लागू हो जाता है और भारत में राष्ट्रपति चुने जाते हैं। तो यह जो था गवर्नर जनरल पद स्वतः समाप्त हो गया। तो ठीक है, ये वीडियो यहीं तक रोकते हैं और आगे का वीडियो जो होगा 16 नंबर, उसमें हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे, ब्रिटिश शासन पर भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।